हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में अपन दो टाइप की एनर्जी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इसके बाद दो टाइप की एनर्जी और इंट्रोड्यूस की गई। पहली है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी या वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया गया, ए से। और इसे कैसे डिफाइन किया गया, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हालांकि मैक्सवेल इक्वेशन में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल से ए क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है। एक को डिफाइन किया गया ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, टी क्या है, टेम्परेचर, एस है एंट्रोपी। और दूसरी जो एनर्जी दी गई वो दी गई गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन, जिससे रिप्रेजेंट किया गया जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी को किससे रिप्रेजेंट किया गया, एच माइनस टी एस, और ए को यू माइनस टी एस। इस दो से रिप्रेजेंट किया गया। एच है एंथैल्पी, टी एस को वेस्ट एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो प्रकार की एनर्जी इंट्रोड्यूस की गई, इसे पढ़ते हैं डिटेल से, किसका मतलब क्या है और किसको ये रिप्रेजेंट करती है। ए इज इक्वल टू यू माइनस टी है, ए का डिफरेंशियल लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम हमेशा से जानते हैं क्या, डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, टी डी एस। तो टी डी जी एस की जगह मैं क्या रखता हूँ, क्यू रिवर्सिबल। तो डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस क्यू रिवर्सिबल, ये हो जाएगा। वी नो दैट डी यू कितना होता है, डी यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। डब्ल्यू किसको बताता है, एक्सपेंशन वर्क, ये बताता है ना। तो यहाँ से डी यू माइनस क्यू रिवर्सिबल क्या लिख सकता हूँ मैं, डी ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, या फिर डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस डी ए। समझ में आया, क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस डी ए। यानी कि ए किसको बताता है, डी ए किसको बताता है, एनर्जी चेंज इन टोटल वर्क। टोटल वर्क करने में जो एनर्जी चेंज हो, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, डी ए। इसलिए डी ए को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम। किसी सिस्टम द्वारा कितना मैक्सिमम वर्क होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। ये है अपना हेल्महोल्ट्ज़, इसीलिए वर्क फंक्शन बोलते हैं। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमने क्या पढ़ी थी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो जी डी जी कितना हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। मैं यहाँ टेम्परेचर क्या रख रहा हूँ, कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, टेम्परेचर रख रहा हूँ कॉन्स्टेंट। डी एच की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डी जी इक्वल टू डी एच की जगह रखता हूँ मैं डी यू प्लस पी डी वी, ये रख सकता हूँ माइनस टी डी एस। और डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस किसके बराबर है, डी ए के बराबर, डी ए के बराबर। तो डी एच किसके बराबर, डी जी किसके बराबर आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी ए प्लस पी डी वी। अपने को जी और ए में रिलेशन पूछे तो क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी ए प्लस पी डी वी। या इससे अपन रिलेशन क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। जी और ए में रिलेशन पूछे तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। ये आ गया डी जी इज इक्वल टू डी ए प्लस पी डी वी। डी ए किसके बराबर था अपना, डब्ल्यू रिवर्सिबल के बराबर, माइनस डी जी इज इक्वल टू माइनस डी ए माइनस पी डी वी। या माइनस डी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिएबल माइनस पी डी वी।
डब्ल्यू रिवर्स डी ए किसके बराबर आया था, माइनस डी। वर्क, टोटल वर्क करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे किससे रिप्रेजेंट किया, माइनस डी ए से। और डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी वर्क करने में जो एनर्जी रिलीज हुई उससे किससे रिप्रेजेंट किया, डी जी से। यानी कि पी डी वी को छोड़ के जो वर्क हुआ वो कौन बताता है, डी जी। यानी कि जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं तो कुछ वर्क तो क्या होता है, एक्सपेंड करने में, वॉल्यूम चेंज करने में हुआ। बाकी वर्क जो सिस्टम द्वारा होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कौन करता है, फ्री एनर्जी। अपने पास क्या आ गया देखना, माइनस डी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी। दैट्स मीन वर्क अदर देन वॉल्यूम चेंज। तो इससे अपन बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क यानी कि मैक्सिमम वर्क कौन बताता है, डी ए, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। और नेट वर्क डन बाय द सिस्टम कौन बताता है, डी जी, फ्री एनर्जी चेंज बाय द सिस्टम, नेटवर्क। इसे नॉन पीवी वर्क भी बोलते हैं, नॉन पीवी वर्क। ये पूछे कि नॉन पीवी वर्क अपने को थर्मोडायनेमिक्स से कौन बताता है, तो कौन बताता है, जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया, फ्री एनर्जी। तो यहाँ से अपन क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, अपन ला सकते हैं माइनस डी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क माइनस डी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डी वी नॉन पी वी वर्क। यानी कि एक्सपेंशन के अलावा जो वर्क हुआ, वॉल्यूम चेंज होने के अलावा जो गैस को वर्क करना पड़े, जो सिस्टम को वर्क करना पड़े, इसे कौन बताता है, डी जी, नॉन पी वी वर्क। या फिर इसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, डी जी। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, डी जी इज इक्वल टू डी ए प्लस पी डी वी। ठीक है, ये अपनी दो टाइप की एनर्जी और इंट्रोड्यूस की गई थर्मोडायनेमिक्स में, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम फाइंड आउट करते हैं फ्री एनर्जी की वैल्यू फॉर आइडियल गैस। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, आइडियल गैस के लिए। डी जी इज इक्वल टू अपने को क्या पता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ से एक रिलेशन जो हम मैक्सवेल इक्वेशन के टाइम फंडामेंटल निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं, वो क्या था अपना, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ये रिलेशन याद है सबको, क्या थी अपनी, फंडामेंटल इक्वेशन। क्या थी अपनी फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, यहां से डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखा गया था, माइनस एस, दोनों इक्वेशन काम आएगी। और डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिखा गया था, वॉल्यूम, ये लिखा गया था। डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वैल्यू। इसे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन कर दूं। वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं मैं V1 से V2, या प्रेशर चेंज कर रहा हूं मैं P1 से P2, P1 से P2। यानी कि वॉल्यूम चेंज जब V1 से V2 हो रहा है तो प्रेशर चेंज क्या हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है। तो डी को क्या लिखा जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू वी को क्या लिखता हूँ मैं, P1 से P2 एन आर टी अपॉन पी डी पी, या डेल जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी P2 अपॉन P1। डेल जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन P2 अपॉन P1। जब एक्सपेंशन होगा P2 लेस होगा, P1 ज़्यादा होगा, तो मैं इसी क्या लिखता हूँ, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से क्या लिखता हूँ मैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 लिख सकता हूँ। एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2, इससे लिखता हूँ V2 अपॉन V1। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। तो अपने को आइडियल गैस के एक्सपेंशन के लिए डेल जी की वैल्यू पूछे तो क्या आएगा, माइनस एन आर टी एल एन W2 अपॉन D1। यही वर्क के बराबर आया था, क्योंकि आइडियल गैस में देखना
आइडियल गैस में सारा का सारा काम क्या होगा, एक्सपेंशन में होगा, क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स और नहीं है, तो डेल जी किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो डेल जी इक्वल टू माइनस NRT Ln V2 अपॉन V1। ये है आइडियल गैस के लिए डेल जी की वैल्यू। एक्सपेंशन के लिए साइन आएगा नेगेटिव, कंप्रेशन के लिए साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए आइडियल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइडियल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ते हैं न्यू इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अभी हमने दो अलग अलग चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा था गिब्स फंक्शन गिब्स फ्री एनर्जी, एक पढ़ा था हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये अपना टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। देखना क्या होगा, अपने को पता है G इज इक्वल टू H माइनस TS, ये इक्वेशन पता है, हमने डिफाइन किया है। और एक इक्वेशन G इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी, इससे क्या गया डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके इक्वल टू आ गया, माइनस एस आ गया। तो इक्वेशन और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू एच प्लस टी, माइनस एस की जगह क्या लिखता हूँ मैं, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और दोनों तरफ में यदि मैं डेल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाएगा। ये क्या है अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल जी इक्वल टू एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी, और इसे डिफरेंशियल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो इसकी नॉर्मल फॉर्म है, इसके एक अल्टरनेटिव फॉर्म और लिखी जा सकती है, वो देखना कैसे लिखेंगे। इस इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, कैसे चेंज करूँगा, माइनस डेल एच, अपनी इक्वेशन क्या थी, जी इज इक्वल टू एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जी प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। टी स्क्वायर का डिवाइड कर दूंगा तो माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये होगा एच अपॉन टी स्क्वायर। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल टी जी अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अल्टरनेटिव देखना, ये टर्म इससे कैसे लिखी, जब इसका मैं वापस डिफरेंशिएशन करूंगा, इस टर्म का वापस यदि डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या रखता हूं, पहले जी को कांस्टेंट और टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी को कांस्टेंट टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी को कांस्टेंट, जी का डिफरेंशिएशन डेल जी अपॉन डेल टी, डेल जी अपॉन डेल टी। सेम आ रही है, सेम आ रही, तो इसे मैं इसे लिख सकता हूँ, ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ जी एंड एच। इसे मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं ए और यू की, जी और एच की फॉर्म में। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, दो फॉर्म और इसकी मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखना, अपन को जानते हैं ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, और एक इक्वेशन ए की हमने पहले पढ़ा चुका हूं मैं, फंडामेंटल जब इक्वेशन की थी, माइनस एच डी टी माइनस पी डी वी। तो डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, माइनस एंट्रोपी। सेम वही प्रोसेस, एंट्रोपी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू यू प्लस टी, एस की जगह क्या, माइनस एस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं,
डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वहाँ पे कांस्टेंट था प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट है वॉल्यूम। ये मैंने पहले ही बताया था, जब भी इंटरनल एनर्जी की बात हो वॉल्यूम पर फोकस करो, जब भी एंथैल्पी की बात हो प्रेशर पे फोकस करो। डेल ए इज इक्वल टू डेल यू प्लस टी डी डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये भी क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, बहुत ही जी और एच के रूप में, ये है ए और यू के रूप में। अब इसकी भी अल्टरनेटिव फॉर्म रख सकते हैं अपन। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म कैसे लिखेंगे देखना, ए इज इक्वल टू यू प्लस टी डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टी डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम, और इसे क्या लिख दूंगा, माइनस यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी ए अपॉन टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये अपना है फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। एक क्वेश्चन देखिए इस पर, एक क्वेश्चन देखिए, ये प्लेट का इक्वेशन है। ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1.0 मोल of an ideal case carried out from 0.1 liter to 4 liter under isothermal condition at 300 Kelvin. Del G for this process, इस प्रोसेस के लिए तुम्हें del G पूछा है, तो del G का फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया था आइडियल केस के लिए, क्या किया था, माइनस एन आर टी एल एन इंटू अपॉन V1, माइनस मोल कितने दिए 1, एन की वैल्यू 1, आर टेम्परेचर कितना दिए 300 केल्विन, एल एन क्या हो रहा है एक्सपेंशन 1 लीटर से 4 लीटर, तो V2 कितना है 4, V1 कितना है 1, तो माइनस R इंटू 300 LN4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस R इंटू 300 LN 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 12 जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस 600 इंटू R LN2। ये क्या आएगा डेल जी, ऑप्शन सी। देखिए पॉजिटिव भी साइन है, नेगेटिव भी साइन है। अब फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन, V2 पहले बाद में। और मैंने बताया था एक्सपेंशन के लिए डेल जी क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि डेल जी किसको बताता है, वर्क को, वर्क में रिलीज होने वाली एनर्जी को। तो एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव रहेगा, कंप्रेशन के लिए क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये क्वेश्चन और देखिए, गेट 2020 के 2 नंबर में पूछा था, डेल जी एंड डेल एच आर 370.7 किलोजूल मोल इनवर्स एंड 16.3 किलोजूल मोल इनवर्स एट 298 केल्विन टेम्परेचर। If del H is constant from 298 to 375 केल्विन, then del G at 375 केल्विन। आपको del G और del H की वैल्यू दी है 298 केल्विन पे और del G की वैल्यू 375 केल्विन में पूछी है। तो अपने को del G का फॉर्मूला पता है क्या होता है, del G is equal to del H minus T del S। अपने पास डेल एच है, डेल जी है, डेल एस नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेम्परेचर दिया उससे अपन क्या निकालेंगे, डेल एस निकाल देंगे। डेल जी कितना है 370.7, डेल एच कितना है 616.3, माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन पे एंट्रोपी चेंज कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल एच फाउंड आउट करोगे तो आ जाएगा 0.15 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आ जाएगा डेल एस। आपका डेल एस आ गया। अब आपको डेल जी पूछा है 375 केल्विन पे, फिर से डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। जब भी आपको एक टेम्परेचर देगा दूसरे टेम्परेचर पूछे तो पहले टेम्परेचर पे हमने डेल एस निकाल ली, अब आपके पास डेल एस है निकाल ली, टेम्परेचर है, डेल एस देखो क्या लिख रखा है कि कांस्टेंट रहता है 298 केल्विन से 375, यानी डेल एच हम वही यूज करेंगे जो पहले था। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच की वैल्यू 616.3, टेम्परेचर किस टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 375 केल्विन और एंट्रोपी चेंज हमने निकाल लिया 0.15। इसे सॉल्व कर लेना, ऑप्शन आ जाएगा आपका 4।
ये है गेट 2020 का डेल जी और डेल एच पे 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एंथैल्पी चेंज पे, एंट्रोपी चेंज पे और अपने फ्री एनर्जी चेंज पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा, किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज पढ़ा, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, वर्क कितना होगा। तो हम फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है, फर्स्ट लॉ बात करता है एनर्जी चेंज। वो रिएक्शन में एनर्जी चेंज तो बता देता है, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी या कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इसके लिए कौन सा लॉ काम आता है, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ एनर्जी चेंज के बारे में बताता है, लेकिन रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। उसके लिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी, जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। और सेकंड लॉ ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज एंट्रोपी। दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी सेकंड लॉ ने बताया कि एंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस है, वही उसकी क्या है, एंट्रोपी। यानी कि सिस्टम कितना डिसऑर्डर है उतनी ज्यादा उसकी क्या है, एंट्रोपी है। अपन ने कार्नोट साइकिल में क्या पढ़ा था, Q/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड लॉ ने यहां से उठाया कि Q/T कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को उसने क्या नाम दिया, एंट्रोपी। एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इस प्रोसेस को उसने क्या नाम दिया, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी सेकंड लॉ ने क्या बताया कि जो Q/T कांस्टेंट रहता है वो इसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या है, एंट्रोपी चेंज है। जैसे मैंने पहले बताया था कि Q कांस्टेंट रहेगा तो इसमें हम dQ/T भी लिख सकते हैं। देखना Q/T या dQ/T क्या है, ds है, लेकिन dQ/dt कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। और dQ/T करेगा तो क्या आएगा, एंट्रोपी। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना, dQ/dt मिले तो हीट कैपेसिटी है, dQ/T मिले तो एंट्रोपी है। dQ/T का मतलब है Q रिवर्सिबल T का मतलब क्या है, T का है यहाँ टेम्परेचर से, किसी भी टेम्परेचर के पर किसी सिस्टम के पास कितनी हीट है वो उसकी क्या है, एंट्रोपी। देखना एंट्रोपी क्या है, ये सिस्टम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, अरेंज वे में है। इसे यदि मैं Q हीट देता हूँ तो Q हीट दूंगा क्या करेगा, या तो वर्क करेगा या फिर क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। दो चीजें पड़ी थी, लेकिन Q हीट दूं ना तो ये क्या करे, वर्क करे, यूजफुल वर्क, ना ही क्या करे, टेम्परेचर चेंज करे। बल्कि ये Q हीट के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाए, रैंडम हो जाए। तो ये Q हीट इसकी क्या कहलाएगी, ये Q हीट इसकी क्या कहलाएगी, एंट्रोपी। किस टेम्परेचर पे कितनी हीट रैंडमनेस में काम आ रही है वो उसकी क्या है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज किया जाएगा Q/T। एंट्रोपी चेंज किया जाएगा Q। किसी सिस्टम पे हीट दी तो न तो इसने टेम्परेचर चेंज किया, न ही कोई यूजफुल वर्क किया, बल्कि रैंडमनेस, मॉलिक्यूल क्या हो गए, रैंडमनेस हो गए। तो उस टेम्परेचर पे उस हीट को क्या कहलाएंगे, एंट्रोपी चेंज। दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ नेचुरल प्रोसेस की स्टडी की, नेचुरल प्रोसेस की स्टडी की, जैसे क्या, वाटरफॉल, वाटरफॉल है ना, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, कंडक्टेंस ऑफ हीट। ये सारे के सारे इसमें नेचुरल प्रोसेस देखे कि अपने आप होते हैं, और अपने आप होते हैं उस समय क्या होता है कि रैंडमनेस बढ़ती है। जैसे वाटरफॉल, वाटर ऊपर से नीचे गिरेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। वेपोराइजेशन, जब वेपर बनती है अपनी वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या करता है, पानी लिक्विड से गैस, एंट्रोपी फैलता है, एंट्रोपी बढ़ती है। वैसे कंडक्ट कोल्ड टेम्परेचर से हीट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर पे आती है हीट, तो रैंडमनेस क्या बढ़ती है, बढ़ती है। तो इसने क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस क्या है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। और उनकी एंट्रोपी क्या होती है,
इंक्रीज होती है। All natural processes are spontaneous and entropy in the system that increase, यानी कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कब होंगे जब एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसने क्या बताया फर्स्ट सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस के लिए डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस यूनिवर्स का मतलब क्या है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग दोनों का एट 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम पॉजिटिव होने से सराउंडिंग पॉजिटिव हो सकता है कि सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही हो और सराउंडिंग में घट रही हो, तो वो इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। उसमें क्या बोला, फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका पहला स्टेटमेंट था कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड एंट्रोपी इन द नेचुरल प्रोसेस विल इंक्रीज। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल आल्सो। तो इसलिए क्या बताया, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लगातार बढ़ती रहनी चाहिए कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स फैलता जा रहा है। डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग क्या होनी चाहिए, 0। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसने ये तो एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में बताया। एक इसने क्या बताया, कार्नोट साइकिल से इसने उठाया और क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए इंजन विद 100% एफिशिएंसी। कोई भी आइडियल इंजन ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंसी के साथ बनाया जा सके। इसका मतलब क्या है, हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क 100%, यानी कि हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी से नहीं बनाया जा सकता, कुछ ना कुछ हीट तो रिलीज होगी। लेकिन देखना, वर्क कैन बी चेंज इनटू हीट विद 100% एफिशिएंसी। जब हीट को वर्क में चेंज करेंगे तो 100% एफिशिएंसी के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि मैं वर्क को हीट में चेंज करना चाहूं तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ चेंज हो सकता है। ये भी क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। तो ये समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कार्नोट साइकिल में, तो जो एनर्जी हीट हम दे रहे हैं, कुछ वर्क हो रहा है, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट की फॉर्म में। तो जब हम वर्क को हीट में चेंज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा रिलीज होगा वो भी किसकी फॉर्म में होगा, हीट में। तो हमें हीट कितनी मिल जाएगी, 100%। जब एनर्जी को वर्क में करते हैं तो रिलीज किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में। तो हमें पूरा वर्क नहीं मिल पाता। लेकिन जब हीट वर्क को एनर्जी में चेंज करेंगे, हीट में चेंज करेंगे, तो रिलीज किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। तो हमें हीट कितनी मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। क्या, एक तो रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल के लिए डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। डेल एस यूनिवर्स का मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो डेल एस अपन जानते हैं क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और दूसरा फॉर रिवर्सिबल डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। अब देखना डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंड लॉ नहीं बताया। लेकिन अपने पास डेल एस सिस्टम की तो एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने पास सिस्टम फिक्स है, लेकिन सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, उसका हम क्या कर सकते, एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसे भी किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, सिस्टम की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैंने मान लिया कि सिस्टम से सराउंडिंग से क्यू हीट सिस्टम में आ रही है, सराउंडिंग से क्यू हीट सिस्टम में आ रही है, तो डेल एस सराउंडिंग क्या लिखा जाएगा, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी लिख सकता हूँ ना। क्यू हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है पॉजिटिव, सराउंडिंग क्या कर रहा है, दे रहा है, तो माइनस डेल एस सराउंडिंग माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी लिख सकता हूँ। क्यू अपन जानते हैं एंथैल्पी के बराबर होता है, तो एच अपॉन टी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अपन सिस्टम पे स्टडी कर रहे हैं, लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम अपॉन टी शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये आ जाएगा तो टी डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसे लिख दूंगा माइनस डेल एच सिस्टम माइनस टी डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन 0। ये टर्म देखो डेल एच माइनस टी डेल एस बड़ी लग रही है, इसे बोलते हैं डेल जी को, तो माइनस डेल जी सिस्टम ग्रेटर देन 0। और ये कब होगा, जब डेल जी क्या हो, नेगेटिव, दैट मींस डेल जी शुड बी 0 लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया? सेकेंड लॉ ने सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी के बारे में बताया था, फ्री एनर्जी के बारे में नहीं बताया था कि एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस की इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगी, डेल एस इज इक्वल टू 0। लेकिन अपन सराउंडिंग एंट्रोपी फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसे किस में चेंज कर लिया, डेल जी में, डेल जी में। तो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई देखना, इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस के लिए डेल एस ग्रेटर देन 0 और डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए, और रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम के लिए डेल जी डेल एस इज इक्वल डेल एस इज इक्वल टू 0, और डेल एस इज इक्वल टू 0 मतलब डेल जी इज इक्वल टू 0। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, डेल जी डेल एस लेस देन 0, तो डेल एस लेस देन 0 का मतलब डेल जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेल जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम डेल जी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अपन क्या जानते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच और डेल एस। डेल एच की यदि मैं पॉजिटिव ले लूँ और डेल एस भी पॉजिटिव ले लूँ, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव ले लूँ, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव ले लूँ, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, टेम्परेचर यदि हाई है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यदि एक टेम्परेचर लो कर दूंगा तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इससे स्पॉन्टेनियस नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, लो पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। डेल एच क्या कर दूं, नेगेटिव, और डेल एच क्या कर दूं, पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव के लिए ये भी नेगेटिव होगी, ओवरऑल क्या रहेगी, नेगेटिव।
तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। डेल एच क्या कर दूं, पॉजिटिव, और ये क्या कर दूं, नेगेटिव। ये क्वांटिटी पॉजिटिव कर दी, ये नेगेटिव कर दी, नेगेटिव कर दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैसे क्या रहेगी, पॉजिटिव। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये क्या कर दूं मैं, नेगेटिव, और ये भी क्या कर दूं मैं, नेगेटिव। ये क्वांटिटी मैंने नेगेटिव कर दी, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये कब डेल एच और डेल एच की किस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स। अगला कांस्टेंट से हम कर रहे हैं कि किस कांस्टेंट पे क्या क्या रहेगा, उससे नेट और गेट में लगातार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखना, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, du इज इक्वल टू TdS माइनस TdV, तो यहां से TdS क्या आ जाएगा, du प्लस TdV आ जाएगा ना। तो फॉर स्पॉन्टेनियस अपन जानते हैं ds शुड ग्रेटर देन 0, और TdS भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। TdS भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से एंट्रोपी यदि 0 करनी है मुझे ग्रेटर देन, तो कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए, लेकिन किस पे, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सेम फॉर एनर्जी, एंट्रोपी तो क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ऑल टाइम एनर्जी शुड बी लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस की एंट्रोपी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, और जितनी भी एनर्जी है, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, d लेस देन 0, dH लेस देन 0, dA लेस देन 0, dG लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी के लिए एंट्रोपी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, किस पे, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। ये चारों भी क्या रहेगी, लेस देन 0, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, देखना du इक्वल टू क्या होता है, TdS माइनस TdV। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। dH इक्वल टू क्या होता है, S TdS प्लस VdP। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, S एंड T। dA क्या होता है, माइनस S dt माइनस PdV। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो dG क्या होता है, माइनस S dt प्लस VdP। तो कांस्टेंट dG किस पे रहता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये है सेकंड लॉ से स्पॉन्टेनिटी कंडीशन। एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0। कांस्टेंट क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। ऑल टाइप चारों एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा लेस देन 0, और इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्या रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसका देखिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2010 वाला क्वेश्चन है, द पैरामीटर विच ऑलवेज डिक्रीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट S एंड V। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो हमेशा डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, Cp एंड Q। तो Q और Cp के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि ऑलवेज डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन U भी डिक्रीज होता है और H भी डिक्रीज होता है, तो ऐसे में क्या आंसर होगा, देखना क्या पूछा था, कांस्टेंट S एंड V।
तो अपने पढ़ा है du के लिए कांस्टेंट क्या रहता है, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV और dH इज इक्वल टू TdS प्लस PdV। तो du के लिए कांस्टेंट क्या रहता है, वो एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो एंट्रोपी एंड वॉल्यूम में क्या डिक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यदि एंथैल्पी आता तो क्या रहता, S एंड P। ठीक है, ये है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए गेट 2004 का, गेट 2004 का। द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इज, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए क्या क्राइटेरिया, डेल U S एंड V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल U क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। डेल A ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंट्रोपी हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहती है, नहीं होगा। डेल S ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डेल G लेस देन 0 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अपने सिर्फ इतना पढ़ा हो कि एंट्रोपी ज्यादा रहती है और एनर्जी कम रहती है, तो अपना कर ही नहीं पाएंगे ना, अपने को फिर से किस पे जाना पड़ेगा, कांस्टेंट पे। तो ds पे कांस्टेंट क्या रहता है, मैंने बताया था आपको, TdS इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन से देख लो, du प्लस PdV। तो ds के लिए कांस्टेंट क्या रहेगा, u एंड v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंट्रोपी, सही होगा। g देख लो, ट्राई करके देख लो, g क्या होता है, dg इज इक्वल टू माइनस एच dt प्लस v dt। तो कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे किधर है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आंसर। ये अपना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो अपने को फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। थैंक यू।